में एक लड़की लिविंग एरिया के सोफे पर बैठी थी। उसने लाल कलर का लहंगा पहना था और ये थी नव्या, जिसकी आज ही चिराग के साथ शादी हुई थी। नव्या दिखने में बेहद सुंदर थी। गोरा रंग, आंखें बड़ी और काफ़ी स्लिम थी। लेकिन नव्या सिर्फ 20 साल की थी और उसने शादी कर ली थी। नव्या काफ़ी देर से चिराग के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन चिराग नहीं आया। जिसे नव्या ने चिराग को कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुआ। नव्या सोफे पर से उठकर इधर उधर टहलते हुए बोली, ये चिराग कहाँ रह गया। इतने में डोरबेल बजी और नव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दरवाज़ा खोला तो वो अपने सामने चिराग को नहीं, तराश को पाती है। तराश को देखकर नव्या के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए और उसने कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तुम्हारा नया हस्बैंड, या यूं कहे कि तुम्हारा हकदार। तराश की बात सुनकर नव्या कुछ भी समझ नहीं पाई। उसने तराश से सवाल किया, आपके कहने का मतलब क्या है। तराश ने नव्या को जवाब ना देकर नव्या की कलाई पकड़कर उसे अंदर लेकर आया। पूरा लिविंग रूम रेड फ्लावर और काफ़ी सारे दिए से सजाया गया था। ये देखकर तो तराश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो नव्या की तरफ एक नज़र भर के बोला, तुम्हारे साथ आज की रात बिताने में मज़ा आएगा। अब नव्या के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो कब से भी तराश के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तराश की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत थी। नव्या ने फिर भी हिम्मत करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको नहीं जानती। तराश ने एक झटके में नव्या की कमर पकड़ ली और उसे अपने काफ़ी करीब करते हुए उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो। तराश की बात सुनकर तो नव्या का सर चकराने लगा था। वो तुरंत ही तराश को जवाब देते हुए बोली, देखिए मैं चिराग की वाइफ हूँ, फिर मैं आपकी वाइफ कैसे। चिराग आहूजा तुम्हें मुझे सौंप चुका है। अब न तो तुम उसकी हो और ना ही मैं उसकी तुम्हें होने दूंगा। तराश इतना कहकर नव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। नव्या कुछ भी रिएक्ट कर पाती तब तक तराश उसे अपने कमरे में लेकर आ गया था। नव्या ने तराश की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। तराश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने नव्या को बेड पर प्यार से रखा और अपना ब्लैक कलर का कोट निकालकर वहीं बेढंग से फेंककर शांत आवाज में बोला, वो शादी फेक थी, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी शादी फेक थी पर तुम्हारी सुहाग रात असली होगी। नव्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो बस तराश को खुद से दूर करने की कोशिश में लगी थी। नव्या बेड के कोने पर आ गई और तराश की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोली, देखिए मेरे साथ कुछ मत करिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और चिराग चिराग कहाँ है, कहीं आपने उसके साथ। चिराग का नाम आते ही नव्या के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा और वो तराश पर गुस्सा करते हुए बोली, कहीं तुमने चिराग के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तराश ने नव्या के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने एक झटके में नव्या का दुपट्टा उसके गले से दूर कर दिया, फिर नव्या को अपनी तरफ खींचकर बेड पर धकेल दिया। नव्या कुछ भी सोच पाती उससे पहले तराश उसके ऊपर आ गया और नव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या झटपटाती रही, लेकिन तराश जो काफ़ी मजबूत था उसकी पकड़ से कैसे बच पाती। नव्या ने तराश को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। अगली सुबह नव्या की आंखों में सिर्फ आंसू रह गए थे। अगली सुबह नव्या की नींद डोरबेल बजने की आवाज़ से खुली। नव्या तुरंत ही उठकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे वहाँ कल रात वाला शख्स नहीं मिला। नव्या ने खुद को देखा तो उसने पाया कि उसके शरीर पर ऐसे कई निशान थे जो कल रात की गवाही दे रहे थे। नव्या की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने साथ जो हुआ वही समझ नहीं आ रहा था। नव्या ने खुद को चादर से कवर किया और वॉशरूम में चली गई
और लगातार डोरबेल बजती रही। तकरीबन आधे घंटे के बाद नव्या बाहर आई और उसने डोरबेल बजने की आवाज़ से परेशान होकर दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने नव्या की तरफ एक चिट्ठी बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। नव्या ने चिट्ठी ली और उस चिट्ठी को पढ़ा। 10 मिनट के अंदर मेरे भेजे गए आदमियों के साथ आ जाओ। अगर नहीं आई तो मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटल में क्या करना है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल की बात आते ही नव्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। नव्या ने तुरंत ही खुद से बात करते हुए कहा, ये हॉस्पिटल की बात क्यों कर रहा है? हॉस्पिटल में तो मेरी मम्मा है। नव्या खुद की ही सोच में थी कि उसे गार्ड ने नव्या के हाथ में एक टैबलेट थमा दिया और नव्या ने उस टैबलेट में देखा कि उसकी माँ हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी और ठीक उनके पीछे एक गार्ड बंदूक लेकर खड़ा था। ये देखकर नव्या ने ज़्यादा नहीं सोचा और उस गार्ड के साथ चली गई। नव्या की आंखों पर रिबन बांधी गई थी। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। नव्या के चेहरे पर घबराहट थी। वो कल रात की बात अभी तक नहीं भूली थी। उसे एक और झटका मिला था। नव्या तो इसी सोच में थी कि आखिर कल रात वाला शख्स कौन था जो उसे इतना परेशान कर रहा है। तकरीबन 8 घंटे बीत जाने के बाद कार एक मेंशन के पास आकर रुकी। नव्या की तो कमर दर्द करने लगी थी। यहाँ तक कि इस 8 घंटे के अंदर उसने ना तो पानी पिया था और ना ही कुछ खाना खाया था। उसे तो अब हिलने तक की हिम्मत नहीं रही थी। लेकिन एक गार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला और नव्या की आंखों से रिबन निकाल कर बोला, आप बाहर आइए, आपको हमारे साथ चलना है। अब नव्या के लिए प्यासे रहना बहुत मुश्किल था। उसने तुरंत ही कहा, मैं काफ़ी घंटे से प्यासी हूँ, यहाँ तक कि मैंने खाना तक नहीं खाया। अब मेरे लिए खाना खाए बिना रहना बहुत मुश्किल है। गार्ड ये सुनते ही किसी को कॉल कर रहा है और दूसरी तरफ की बात सुनकर गार्ड ने नव्या से कहा, आप हमारे साथ चलिए, आपको खाना मिल जाएगा। नव्या गार्ड के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। नव्या जैसे ही बाहर आई उसने देखा कि एक मेंशन को सजाया गया था और बहुत रात हो गई थी, इसलिए वो मेंशन जगमगाती लाइटों से चमक रहा था। नव्या ये देखकर मन ही मन खुद से बोली, ये मुझे कहाँ लेकर आया है और इतने सारे लोग मेंशन में क्यों जा रहे हैं। नव्या को तो जैसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी गार्ड ने एक बार फिर उसे अपने साथ चलने को कहा और नव्या उसके पीछे चली गई। गार्ड नव्या को पीछे वाले रास्ते से एक कमरे में लेकर आया जहां खाना पहले से मौजूद था। नव्या को पहले से ही भूख लगी थी, इसलिए उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा और सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद तुरंत ही दरवाजे से होते हुए 2 ब्यूटिशियन नव्या को तैयार करने के लिए अंदर आई। नव्या कुछ भी समझ पाती इससे पहले गार्ड ने नव्या को फ़ोन थमा दिया और नव्या ने अपने कान पर फ़ोन रखा था कि दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। कॉल कट हो गया और नव्या अपने सिर पर हाथ रखकर अपने सामने जो कुछ भी हो रहा था वो समझने की कोशिश करने लगी। नव्या ने खुद से बात करते हुए कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी चिराग से शादी हुई और कल उस आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वो मुझे कहाँ लेकर आ गया है। आखिर ये आदमी है कौन? नव्या खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन उसके पास खुद के ही जवाब नहीं थे। कुछ देर नव्या वहीं खड़ी रही, लेकिन ब्यूटिशियन को तो नव्या को तैयार करना था। इसीलिए ब्यूटिशियन ने नव्या को एक ड्रेस दी और नव्या ने अपनी माँ के बारे में सोचकर ही तुरंत ही कपड़े चेंज कर लिए। वही मेंशन के नीचे लिविंग एरिया में राठौर परिवार मौजूद था और ये मेंशन किसी और का नहीं बल्कि तरास का था। तरास राठौर का ये मेंशन किसी महल से कम नहीं था और आज तो यहाँ पर फंक्शन था। आखिर ये फंक्शन किसी और का नहीं बल्कि तराश का था। तराश ने पर्पल कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहना था। हाथ में एक वाइन का गिलास और
वो काफ़ी शांत नजर आ रहा था। तराश अकेले खड़ा था, वाइन का लुत्फ उठा रहा था। तभी उसके पास आकर एक लड़की खड़ी हो गई और उसने तराश से कहा, भाई कम से कम आज के लिए तो पीना बंद कर दीजिए, आज तो आपकी सगाई है। ये थी तराश की सबसे छोटी बहन नैन्सी, देखने में बहुत सुंदर लेकिन उतनी ही चुलबुली। उसे किसी की फिक्र नहीं थी जितनी तराश की थी। वो तराश को अपने से ज़्यादा प्यार करती थी। तराश ने नैन्सी से कुछ नहीं कहा। इतने में तराश की नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई नव्या पर गई। नव्या को देखकर तराश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखी और स्टेज पर आ गया। तराश ने अपने हाथ में एक माइक लिया और बोला, आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा। आप मेरे ये खुशी के मौके पे शामिल हुए और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सगाई मिस नव्या के साथ होने वाली है। नव्या सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी उसने तराश की बात सुनी तो वहीं रुक गई और उसे तो मानो एक शौक लग गया। और इतने में तराश उसके सामने आकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नव्या उसके हाथ की तरफ देखती रही। उसे तो बहुत हैरानी हो रही थी कि अभी अभी तराश ने उसके साथ सगाई करने का अनाउंस किया था। ये तो नामुमकिन था। आखिर उसकी शादी चिराग से हो चुकी थी। नव्या इसी सोच में थी कि तराश ने उसका हाथ पकड़ा और नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। तराश उसे स्टेज के ऊपर लेकर आ गया और फिर सभी की तरफ देखकर बोला, आज सभी मेरी मंगेतर से मिलना चाहते थे। आज तक मैंने इसे किसी से नहीं मिलाया, तो देखिए ये वही चेहरा है जिसे मैं अपना बना चुका हूँ। नव्या न तो ऊपर देख रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। वो बेचारी सब कुछ समझने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसके तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तराश ने नव्या की उंगली में एक वाइट डायमंड की रिंग पहनाई। फिर उसके माथे को हल्के से चूमकर नव्या के कान में बोला, अब होगी तुम्हारी बर्बादी। नव्या यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो ये कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन कई सारे सवाल उसके मन में थे जिसके जवाब सिर्फ तराश दे सकता था। और यहाँ सिर्फ नव्या ही शौक नहीं थी। नव्या के साथ साथ तराश की पूरी फैमिली शौक थी और सबसे ज़्यादा तो तराश की बहन रागनी। वो अपनी माँ के पास आकर अपनी माँ से बोली, मॉम ये तराश ने किस लड़की से सगाई कर ली? वो तो आज मेघना से सगाई करने वाला था ना। घर से सारे मेहमान जा चुके थे। अब घर में सिर्फ तराश की फैमिली मौजूद थी और सबसे ज़्यादा सीरियस नज़ारा तराश के घर का था। और तराश के पापा विजय जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तराश से गुस्से से कहा, तराश ये क्या किया तुमने? तुम जानते थे ना आज तुम्हारी सगाई मेघना से थी और तुमने किस लड़की से सगाई कर ली? तराश चुप रहा। उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, जिसे विजय जी और गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से से कहा, तुम जानते हो ना चंडीगढ़ में हमारा कितना नाम है, लेकिन अब मिस्टर बत्रा अपनी बेटी की इस तरह से हुई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विजय जी इतना कहकर तराश के जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन तराश ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, जिसे गुस्से से विजय जी वहां से चले गए। और तराश ने नव्या की तरफ देखकर कहा, मेरे साथ चलो। और नव्या इसी सोच में थी कि वो दिल्ली से 8 घंटे कार में बैठकर चंडीगढ़ आ चुकी है। वो इसी सोच से परेशान हो गई। नव्या को अपनी माँ से मिलना था। यही सब सोचकर नव्या ने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी मम्मा कैसी होगी? मैं तो उनसे बहुत दूर आ गई हूँ। अगर मम्मा ने मुझे अपने पास नहीं देखा तो ज़रूर परेशान हो जाएगी। तराश 2 सीढ़ियाँ चढ़ चुका था। वो अपने पीछे नव्या को आते न देखकर ऊंची आवाज़ में बोला, तुम्हें सगा सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? नव्या कांप सी गई और उसके पीछे जाने लगी, लेकिन वहां पर तराश की पूरी फैमिली मौजूद थी। उन्हें तराश का ऐसे इग्नोर करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तराश की माँ अश्विनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बोली,
तराश, यहाँ पर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रही है और तुम हो कि अपनी मनमानी कर रहे हो। तुमने किस लड़की से सगाई कर ली तराश? तराश ने सिंपल जवाब दिया, ये आपकी होने वाली बहू है मॉम, और मेरी पत्नी, इसका यही वजूद है। आप सभी यही जान लीजिए, इसके रिश्ते आप लोगों से मेरी पत्नी की हैसियत से हैं। तराश का ये कहना सभी को हैरान कर देने वाला था, पर कोई भी तरह से बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि घर में एक वही ऐसा शख्स था जो अपनी मन की मर्जी से करता था। तराश की दो बहनें थी, एक रागनी जो तराश से 2 साल बड़ी थी और रागनी 30 साल की थी। उसके दो बच्चे भी थे, 5 साल का विहान और 3 साल की दिव्या। तराश के चाचा चाची और उसकी बुआ सभी यही उनके साथ रहते थे। चाचा का नाम था मेहुल, चाची त्रिशा और बुआ अमृता। उनके बच्चे भी यहीं मौजूद थे। वे सभी अचानक से तराश के एंड वक्त पर बदल जाने पर सभी शौक थे। तराश अपने कमरे में आकर अपनी खिड़की के पास खड़ा हो गया। तराश का कमरा लग्जरियस था। उसका कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरा वाइट पेंट से काफ़ी मॉडर्न नज़र आ रहा था। ऊपर से और खूबसूरत बनाने के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ था। यहाँ तक कि बेड और कमरे का फर्नीचर, सोफे, सब कुछ ग्रीन था और दिखने में बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। तराश खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहा था। खिड़की से आती हुई ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ रही थी और शांत माहौल में उसके दिल और दिमाग में खलबली मची थी। इतने में नव्या कमरे में आई, लेकिन दरवाजे के पास ही खड़ी रही। तराश उसके कदमों की आवाज़ सुनकर ही गुस्से में आ गया और बिना उसकी तरफ मुड़े अपनी भारी आवाज़ में बोला, कल की रात तो तुम्हें याद ही होगी ना? नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और कल रात की बात याद करने लगी। फिर तराश की तरफ देखने लगी और तराश उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, कल रात से भी खतरनाक आज की रात होगी। कल तो तुम बच गई थी, लेकिन आज नहीं बच पाओगी नव्या। नव्या के कदम बाहर की तरफ बढ़ गए। वो बाहर जाने लगी, लेकिन वो बाहर जा पाती इससे पहले तराश ने कहा, बाहर जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी माँ। नव्या वहीं रुक गई और तराश धीमे कदमों से उसकी तरफ आया। तराश नव्या के सामने आकर खड़ा हो गया, फिर अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, तुम चिराग की पत्नी हो? नव्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर तराश ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से मरोड़ते हुए कहा, नहीं, तुम चिराग की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी हो। मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आप कौन हैं? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? नव्या के ये सवाल करते ही तराश ने उसके जबड़े पकड़कर अपने काफ़ी करीब कर लिया और दांत भींचते हुए बोला, तुम्हारी बर्बादी हूँ मैं। नव्या जो 24 घंटों से चुप थी, अब चुप नहीं रह पाई। उसने तराश को धक्का दिया और गुस्से से बोली, मेरे साथ ज़बरदस्ती की आपने, मुझसे सगाई भी कर ली, लेकिन अब क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? तुम हो कौन? एक बार मुझे इतना तो बताओ, मेरी गलती क्या है और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? तराश ने नव्या को बोलने का मौका तक नहीं दिया और उसे खींचकर दीवार के सहारे टेक दिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोला, तुम मेरी जीती हुई बाजी हो, मैंने तुम्हें जीता है, तो तुम मेरे लिए मशीन हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी सवाल करने का हक नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं करने के लिए कहूँ। नव्या की आंखों में आंसू भर आए। वो इतना तो जानती थी कि चिराग कल अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए क्लब गया था। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि चिराग जुआ खेलता था, लेकिन जुए में उसका दाव लगाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। नव्या ने मन ही मन कहा, चिराग तो मुझे पसंद करता था ना, तो वो बहुत अच्छा इंसान था, तो फिर क्या उसने मुझे दांव पर लगाया होगा? नव्या खुद से काफ़ी सारे सवाल कर रही थी, लेकिन उसके पास एक भी जवाब नहीं था। लेकिन उसके मन में यही चल रहा था, जीती हुई बाजी का मतलब तो यही होगा कि तराश ने उसे जुए में जीता होगा। उसके मन में तो सिर्फ यही चल रहा था।
नव्या इसी सोच में थी कि चिराग उसे जुए में हार गया और यह इसकी सोच थी, लेकिन हकीकत भी यही थी। फ्लैशबैक। कल शाम नव्या और तराश की शादी हो चुकी थी। नव्या ने मजबूरी में शादी की थी क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। आखिर उसकी माँ कैंसर से जूझ रही थी, जिनका इलाज नव्या को करवाना था, और चिराग ने पैसों के बदले नव्या से शादी करने का फैसला किया था और नव्या को अपना बनाने के लिए मजबूर कर दिया। वही नव्या चिराग को पहले से जानती थी, इसलिए उसने चिराग की शर्त मान ली और नव्या को चिराग उसके फ्लैट में अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने के लिए क्लब जा चुका था। क्लब में चिराग अपने सामने बैठे आहान नाम के लड़के के साथ जुआ खेल रहा था। लगातार चिराग अपनी सारी प्रॉपर्टी इस जुए में हार चुका था, जिसे वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी चिराग का मजाक बनाने लगे, क्योंकि आज तक चिराग कुछ हारा नहीं था। और वहीं पर बैठा आहान हंसते हुए चिराग से बोला, अब तुम अपना सब कुछ हार चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। चिराग हारने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो अंदर से बहुत घबराया था, लेकिन हार नहीं मान सकता था। उसने तुरंत ही कहा, मेरे पास अभी भी एक घर बचा है, मैं उसे दांव पर लगाकर जीतना चाहता हूँ। आहन के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। वो जानता था कि आज चिराग का उसे बचना नामुमकिन था। उसने डेविल स्माइल दी और कहा, ठीक है, तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। चिराग ने अपना घर भी दांव पर लगा दिया और आखिरी घर बचा था उसके पास, वो भी उसने दांव पर लगा दिया था। इसलिए चिराग वो घर भी हार चुका था। चिराग के चेहरे पर बेबसी नजर आने लगी और उसने मन ही मन कहा, मैंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तभी आहान मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। चिराग के चेहरे पर उदासी थी और उसने मन ही मन कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं कैसे जीत हासिल करूँगा। तभी चिराग की नज़र एक लड़की पर गई जो कि सामने वाइन सर्व कर रही थी। उस लड़की को देखकर चिराग के मन में नव्या का ख्याल आया और उसने गहरी सांस ली। वो मन ही मन खुद से बोला, क्या मुझे नव्या को दांव पर लगाकर अपना सब कुछ हासिल करना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैं नव्या को इस जुए में हार गया तो नव्या मुझसे दूर चली जाएगी, पर मुझे अपना सब कुछ वापस लेना है। उसके लिए तो मुझे नव्या को दांव पर लगाना ही होगा। चिराग ने यही सोचकर अहान के सामने नव्या को दांव पर लगा दिया और इस जुए में वो नव्या को भी हार चुका था। चिराग वही लाचार बैठा था और आहान ने कहा, तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी अब मेरी हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान सिर्फ खेल खेलने के लिए एक मोहरा था, असल में नव्या का हकदार तो तराश राठौर था। आहान को तो सिर्फ चिराग को हराने के लिए रखा गया था और आखिर में चिराग अपना सब कुछ गंवा चुका था। अगली सुबह 2 दिन बीत गए थे और चिराग पिछले 2 दिन से नव्या को ढूंढ रहा था, लेकिन नव्या उसे मिल नहीं रही थी। चिराग परेशान होकर एक ऑटो में बैठकर अपने फ्लैट का एड्रेस देकर उस ओर चला गया। नव्या कहाँ है? मैं उसे कल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल क्यों नहीं रही। मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। पहले तो मुझे परसों रात क्या हुआ वो सब जानना होगा। चिराग को अपने दिल्ली के दोस्तों से यह पता चल गया था कि वो अपना सब कुछ जुए में हार गया था, लेकिन उसने नव्या की बाजी किसके साथ लगाई थी ये उसे अब तक नहीं पता चला था। चिराग एक आम इंसान था। वो शराब तो पीता था, लेकिन उसकी ये बुरी आदत थी कि शराब के नशे में जो कुछ भी कर कर लेता था वो उसे नशा उतरते ही कुछ याद नहीं रहता था। चिराग याद करने की नाकाम कोशिश करते हुए खुद से बोला, एक तो मैंने इस नव्या को पाने के लिए प्लान बनाया और अब मेरी गलती के कारण ही वो मेरी नहीं रही। चिराग को पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उसके हाथों से नव्या जा चुकी थी।
चिराग अपने ख्यालों में था तब तक जब तक उसका फ्लैट नहीं आ गया। ऑटो वाले ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा। चिराग किराया देकर अपने फ्लैट तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसका फ्लैट अंदर से बंद है। चिराग ने डोरबेल बजाई तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और चिराग से बोली, क्या है, क्यों घंटी बजाकर परेशान कर रहे हो? चिराग अपने फ्लैट में किसी बूढ़ी औरत को देखकर तिलमिला उठा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे फ्लैट में आप क्या कर रही हैं? अभी बाहर निकलिए, ये मेरा फ्लैट है। चिराग की तेज आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी औरत के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो गया और उसने बताया कि ये फ्लैट उसने कल शाम को ही खरीदा है। ये सुनकर तो चिराग जैसे ठंडा पड़ गया। उसके दोस्तों ने उसे ये तक बताया था कि वो सब कुछ हार गया है, यहाँ तक कि फ्लैट भी। चिराग के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई और वह गुस्से से खुद से बोला, मेरी एक गलती मुझे इतनी भारी पड़ेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे अपना सब कुछ हार नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली नव्या को। उसे पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, लेकिन वो भी मेरे हाथ से निकल गई। चिराग अफसोस कर रहा था, पर कोई काम का नहीं था। अब उसने गलती की थी तो उसे सुधारने का तो कोई चांस नहीं था। चंडीगढ़। नव्या दराज के कमरे की बालकनी में नीचे फर्श पर बेसुध सी लेटी थी। उसे काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी, मानो उसका पूरा बदन टूट रहा हो। और ये 2 दिनों की थकावट थी जो उसे महसूस हो रही थी। नव्या काफ़ी गहरी नींद में थी, तभी उसके चेहरे पर पानी की बारिश हुई। नव्या हड़बड़ाते उठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा तो मानो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि एक गिलास भर पानी डालने वाला तराश था जो उसे गुस्से के भाव से देख रहा था। तराश की काली गहरी आंखें गुस्से से उसे निहार रही थी। नव्या तुरंत ही उठी और तराश से कहने लगी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? तराश ने इस वक्त ब्लू कलर का सूट पहना था। देखने से ही पता चल रहा था वो अपने ऑफिस जाने वाला है। और नव्या ने तो कल रात का ही पर्पल कलर का सिंपल सा मैक्सी ड्रेस पहना था। और तराश इसके इस लहजे से बोला। वो गुस्से से नव्या के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारी औकात मुझसे बात करने की भी नहीं, और तुम हो कि मुझसे जुबान लड़ा रही हो। नव्या की आंखें भर आई थी। वो पिछले 2 दिनों से तराश का टॉर्चर सहन कर रही थी। उसे ये तक नहीं मालूम था कि तराश उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। वो इसी उलझन में उलझी थी कि तराश ने उससे धीमी आवाज में कहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ आना है। मुझे दिल्ली जाना है। हॉस्पिटल में मेरी मम्मा अकेली है, प्लीज़ मुझे दिल्ली ले चलिए, नव्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन तराश इस वक्त नव्या की सुनने वाला नहीं था। तराश ने नव्या से साफ शब्दों में कहा, अगर तुम 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। ये सुनने के बाद तो नव्या सहम सी गई। उसे अपने किस किए की सज़ा मिल रही थी ये तक नहीं पता था। बचपन से लेकर आज तक उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था और आज उसके पास सिर्फ अपनी माँ थी जिसका वो ख्याल रखती थी, पर इस वक्त वो अपनी माँ से दूर थी। नव्या की माँ की किडनी ट्रांसफ़र की गई थी और किडनी नव्या के बड़े भाई ने दी थी, जो मतलब ही था। नव्या की माँ को किडनी का कैंसर था, इसीलिए उनकी किडनी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था। और नव्या ने बहुत कुछ अपनी माँ के लिए किया था। नव्या अकेली ही अपनी माँ को पालती थी। वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी और उनका ख्याल और सारी जिम्मेदारी उठाती थी। नव्या तराश के बताने पर तैयार हो गई। नव्या को ब्लैक कलर का सूट पहनने दिया था। नव्या ब्लैक कलर का सूट पहनने के बाद कमरे में आई। तराश खिड़की के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये देखकर नव्या ने मन ही मन कहा, ये आदमी से मुझे जल्द से जल्द दूर जाना होगा, वरना ये मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहा है ये मुझे कभी पता नहीं चलेगा। नव्या यहाँ थी तो सिर्फ अपनी माँ के कारण, क्योंकि नव्या बचपन से लेकर स्ट्रगल कर रही थी।
तो उसे इतना तो पता था कि अमीर लोग गरीब लोगों के साथ कुछ भी कर सकते थे, इसलिए वो बेचारी बनकर वो सब कुछ कर रही थी जो तराश उसे करने के लिए कह रहा था। वही तराश के चेहरे पर सीरियस भाव थे। उसने दूसरी तरफ से अपने असिस्टेंट अर्नव की बात सुनी तो पीछे मुड़कर नव्या की तरफ देखने लगा और फोन पर बात करते हुए बोला, क्या तुम सही कह रहे हो? मुझे प्रूफ चाहिए, तभी मैं कुछ एक्शन ले पाऊंगा। तराश ने कॉल कट किया और नव्या के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कि नव्या की शादी चिराग से हुई थी। लेकिन चिराग ने नव्या को मंगलसूत्र के बदले मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट पहनाया था, जो नव्या ने अपने हाथ में पहना था। ये देखकर तराश का पारा चढ़ गया और उसने गुस्से से उस ब्रेसलेट को खींचा, जिसे ब्रेसलेट टूटकर नीचे बिखर गया। नव्या अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? ये मेरी शादी की निशानी थी, तुमने इसे भी तोड़ दिया। तराश ने नव्या के बाल पकड़कर उसे अपने काफी करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी शादी की निशानी तो तब होगी, और खबरदार जो तुमने अपनी ये फेक शादी को असली माना तो। फेक शादी, ये सुनकर नव्या के जहन में कई सारे सवाल उठ गए और उसने सवाल किया, फेक शादी मतलब क्या है तुम्हारा? तराश ने नव्या को छोड़ दिया और खुद को शांत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि उस आदमी ने तुमसे असली शादी की है? नव्या अपनी शादी वाला दिन याद करने लगी, जब वो चिराग के फ्लैट में शादी का जोड़ा पहनकर चिराग के आने का इंतजार कर रही थी। फ्लैशबैक, दुल्हन बनकर नव्या चिराग के आने का इंतजार कर रही थी। नव्या दोपहर के 1 बजे के आसपास अपनी माँ की सर्जरी हो जाने के बाद आ गई थी। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन चिराग नहीं आया था, इसलिए नव्या ने चिराग को कॉल मिलाया और चिराग ने कॉल रिसीव करते ही कहा, चिराग, हमें शादी करने मंदिर भी जाना है, तुम कब तक आ जाओगे? इतने में फ्लैट का दरवाज़ा खुला और चिराग अपने साथ अपने कुछ दोस्तों को लेकर आया। नव्या ने चिराग को देखकर कहा, चिराग तुम आ गई, हम मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं, फिर मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वकील को अपने साथ लेकर आया हूँ, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। चिराग ने तुरंत ही कहा, जिसे सुनकर नव्या ने मन ही मन सोचने लगी, कोर्ट मैरिज करनी है और ये भी घर पर, ये क्या बात हुई? ये अजीब नहीं है? नव्या इससे आगे सोच पाते इससे पहले चिराग बोला, ये वकील मेरा दोस्त है, इसलिए हमें हमारी कोर्ट मैरिज करने घर ही आ गया, तो बिना देरी किए शादी करते हैं, फिर तुम्हें अपनी माँ के पास भी तो जाना है। नव्या इस वक्त काफ़ी परेशान थी, इसलिए उसने चिराग के बताए पेपर्स पर साइन किए। फिर कुछ देर चिराग के दोस्त बैठकर चले गए और नव्या उनके जाने के बाद चिराग से बोली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि शादी मंदिर में नहीं कोर्ट मैरिज है, तो मैं ये शादी का लहंगा नहीं पहनती। चिराग ने अपनी जेब से मंगलसूत्र जैसा ब्रेसलेट निकाला और नव्या की कलाई में पहनाते हुए बोला, तो क्या हुआ, शादी तो शादी है और आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। खैर ये सब जाने दो, आज से तुम मेरी बीवी हो, तो अब तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। नव्या की आंखें नम हो गई और उसने कहा, तुम जानती हो ना कि ये हमारी शादी सौदा है, अगर तुमने मुझे पैसे दिए नहीं होते मेरी माँ की ट्रीटमेंट के लिए तो मैं ये शादी नहीं करती। नव्या चिराग से हुई शादी के बारे में सोच रही थी कि तराश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे के बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, हमें शादी करनी है, मेरे पास तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट हैं और मैंने सभी कोर्ट में जमा कर दिए हैं, अब हम शादी करेंगे। नव्या अपने होश में आई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मेरी शादी पहले हो चुकी है। तराश का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने गुस्से से नव्या के जबड़े पकड़े और दीवार के सहारे टेक कर दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारी उस शादी को नहीं मानता, और हाँ, ये जान लो तुम्हारी शादी लीगल नहीं है, कोर्ट में रजिस्टर नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी शादी हो चुकी है, अगर तुम अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना होगा। तराश ने इस वक्त अपनी ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे सुनने के बाद
नव्या की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो बेचारी बनकर उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि तराश दिखने में कोई मामूली इंसान नहीं था। फिर उससे शादी क्यों करना चाहता है? भले ही उसने उसे जुए में जीता था, पर शादी क्यों? वो ऐसे भी तो उसका इस्तेमाल कर सकता था ना। नव्या इसी सोच में थी कि चिराग उसे जुए में हार गया और यह इसकी सोच थी, लेकिन हकीकत भी यही थी। फ्लैशबैक। कल शाम नव्या और तराश की शादी हो चुकी थी। नव्या ने मजबूरी में शादी की थी क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। आखिर उसकी माँ कैंसर से जूझ रही थी, जिनका इलाज नव्या को करवाना था, और चिराग ने पैसों के बदले नव्या से शादी करने का फैसला किया था और नव्या को अपना बनाने के लिए मजबूर कर दिया। वही नव्या चिराग को पहले से जानती थी, इसलिए उसने चिराग की शर्त मान ली और नव्या को चिराग उसके फ्लैट में अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने के लिए क्लब जा चुका था। क्लब में चिराग अपने सामने बैठे आहान नाम के लड़के के साथ जुआ खेल रहा था। लगातार चिराग अपनी सारी प्रॉपर्टी इस जुए में हार चुका था, जिसे वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी चिराग का मजाक बनाने लगे, क्योंकि आज तक चिराग कुछ हारा नहीं था। और वहीं पर बैठा आहान हंसते हुए चिराग से बोला, अब तुम अपना सब कुछ हार चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। चिराग हारने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो अंदर से बहुत घबराया था, लेकिन हार नहीं मान सकता था। उसने तुरंत ही कहा, मेरे पास अभी भी एक घर बचा है, मैं उसे दांव पर लगाकर जीतना चाहता हूँ। आहन के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। वो जानता था कि आज चिराग का उससे बचना नामुमकिन था। उसने डेविल स्माइल दी और कहा, ठीक है, तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। चिराग ने अपना घर भी दांव पर लगा दिया और आखिरी घर बचा था उसके पास, वो भी उसने दांव पर लगा दिया था। इसलिए चिराग वो घर भी हार चुका था। चिराग के चेहरे पर बेबसी नजर आने लगी और उसने मन ही मन कहा, मैंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तभी आहान मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। चिराग के चेहरे पर उदासी थी और उसने मन ही मन कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं कैसे जीत हासिल करूँगा। तभी चिराग की नज़र एक लड़की पर गई जो कि सामने वाइन सर्व कर रही थी। उस लड़की को देखकर चिराग के मन में नव्या का ख्याल आया और उसने गहरी सांस ली। वो मन ही मन खुद से बोला, क्या मुझे नव्या को दांव पर लगाकर अपना सब कुछ हासिल करना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैं नव्या को इस जुए में हार गया तो नव्या मुझसे दूर चली जाएगी। पर मुझे अपना सब कुछ वापस लेना है, उसके लिए तो मुझे नव्या को दांव पर लगाना ही होगा। चिराग ने यही सोचकर अहान के सामने नव्या को दांव पर लगा दिया और इस जुए में वो नव्या को भी हार चुका था। चिराग वही लाचार बैठा था और आहान ने कहा, तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी अब मेरी हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आहान सिर्फ खेल खेलने के लिए एक मोहरा था। असल में नव्या का हकदार तो तराश राठौर था। आहान को तो सिर्फ चिराग को हराने के लिए रखा गया था और आखिर में चिराग अपना सब कुछ गंवा चुका था। अगली सुबह 2 दिन बीत गए थे और चिराग पिछले 2 दिन से नव्या को ढूंढ रहा था, लेकिन नव्या उसे मिल नहीं रही थी। चिराग परेशान होकर एक ऑटो में बैठकर अपने फ्लैट का एड्रेस देकर उस ओर चला गया। नव्या कहाँ है? मैं उसे कल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल क्यों नहीं रही? मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। पहले तो मुझे परसों रात क्या हुआ वो सब जानना होगा। चिराग को अपने दिल्ली के दोस्तों से ये पता चल गया था कि वो अपना सब कुछ जुए में हार गया था, लेकिन उसने नव्या की बाजी किसके साथ लगाई थी ये उसे अब तक नहीं पता चला था। चिराग एक आम इंसान था। वो शराब तो पीता था, लेकिन उसकी ये बुरी आदत थी कि शराब के नशे में जो कुछ भी कर कर लेता था
वो उसे नशा उतरते ही कुछ याद नहीं रहता था। चिराग याद करने की नाकाम कोशिश करते हुए खुद से बोला, एक तो मैंने इस नव्या को पाने के लिए प्लान बनाया और अब मेरी गलती के कारण ही वो मेरी नहीं रही। चिराग को पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उसके हाथों से नव्या जा चुकी थी। चिराग अपने ख्यालों में था तब तक जब तक उसका फ्लैट नहीं आ गया। ऑटो वाले ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा। चिराग किराया देकर अपने फ्लैट तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसका फ्लैट अंदर से बंद है। चिराग ने डोरबेल बजाई तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और चिराग से बोली, क्या है, क्यों घंटी बजाकर परेशान कर रहे हो? चिराग अपने फ्लैट में किसी बूढ़ी औरत को देखकर तिलमिला उठा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे फ्लैट में आप क्या कर रही हैं? अभी बाहर निकलिए, ये मेरा फ्लैट है। चिराग की तेज आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी औरत के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो गया और उसने बताया कि ये फ्लैट उसने कल शाम को ही खरीदा है। ये सुनकर तो चिराग जैसे ठंडा पड़ गया। उसके दोस्तों ने उसे ये तक बताया था कि वो सब कुछ हार गया है, यहाँ तक कि फ्लैट भी। चिराग के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई और वह गुस्से से खुद से बोला, मेरी एक गलती मुझे इतनी भारी पड़ेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे अपना सब कुछ हार नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली नव्या को। उसे पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, लेकिन वो भी मेरे हाथ से निकल गई। चिराग अफसोस कर रहा था, पर कोई काम का नहीं था। अब उसने गलती की थी तो उसे सुधारने का तो कोई चांस नहीं था। चंडीगढ़। नव्या तराज के कमरे की बालकनी में नीचे फर्श पर बेसुध सी लेटी थी। उसे काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी, मानो उसका पूरा बदन टूट रहा हो। और ये 2 दिनों की थकावट थी जो उसे महसूस हो रही थी। नव्या काफ़ी गहरी नींद में थी, तभी उसके चेहरे पर पानी की बारिश हुई। नव्या हड़बड़ाते उठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा तो मानो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि एक गिलास भर पानी डालने वाला तराश था जो उसे गुस्से के भाव से देख रहा था। तराश की काली गहरी आंखें गुस्से से उसे निहार रही थी। नव्या तुरंत ही उठी और तराश से कहने लगी, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? तराश ने इस वक्त ब्लू कलर का सूट पहना था। देखने से ही पता चल रहा था वो अपने ऑफिस जाने वाला है। और नव्या ने तो कल रात का ही पर्पल कलर का सिंपल सा मैक्सी ड्रेस पहना था। और तराश इसके इस लहजे से बोला। वो गुस्से से नव्या के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हारी औकात मुझसे बात करने की भी नहीं, और तुम हो कि मुझसे जुबान लड़ा रही हो। नव्या की आंखें भर आई थी। वो पिछले 2 दिनों से तराश का टॉर्चर सहन कर रही थी। उसे ये तक नहीं मालूम था कि तराश उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। वो इसी उलझन में उलझी थी कि तराश ने उससे धीमी आवाज में कहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ आना है। मुझे दिल्ली जाना है। हॉस्पिटल में मेरी मम्मा अकेली है, प्लीज़ मुझे दिल्ली ले चलिए, नव्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन तराश इस वक्त नव्या की सुनने वाला नहीं था। तराश ने नव्या से साफ शब्दों में कहा, अगर तुम 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। ये सुनने के बाद तो नव्या सहम सी गई। उसे अपने किस किए की सज़ा मिल रही थी ये तक नहीं पता था। बचपन से लेकर आज तक उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था और आज उसके पास सिर्फ अपनी माँ थी जिसका वो ख्याल रखती थी, पर इस वक्त वो अपनी माँ से दूर थी। नव्या की माँ की किडनी ट्रांसफ़र की गई थी और किडनी नव्या के बड़े भाई ने दी थी, जो मतलब ही था। नव्या की माँ को किडनी का कैंसर था, इसीलिए उनकी किडनी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था। और नव्या ने बहुत कुछ अपनी माँ के लिए किया था। नव्या अकेली ही अपनी माँ को पालती थी। वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी और उनका ख्याल और सारी जिम्मेदारी उठाती थी। नव्या तराश के बताने पर तैयार हो गई। नव्या को ब्लैक कलर का सूट पहनने दिया था। नव्या ब्लैक कलर का सूट पहनने के बाद कमरे में आई।
तराश खिड़की के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। ये देखकर नव्या ने मन ही मन कहा, ये आदमी से मुझे जल्द से जल्द दूर जाना होगा, वरना ये मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहा है ये मुझे कभी पता नहीं चलेगा। नव्या यहाँ थी तो सिर्फ अपनी माँ के कारण, क्योंकि नव्या बचपन से लेकर स्ट्रगल कर रही थी, तो उसे इतना तो पता था कि अमीर लोग गरीब लोगों के साथ कुछ भी कर सकते थे। इसलिए वो बेचारी बनकर वो सब कुछ कर रही थी जो तराश उसे करने के लिए कह रहा था। वही तराश के चेहरे पर सीरियस भाव थे। उसने दूसरी तरफ से अपने असिस्टेंट अर्नव की बात सुनी तो पीछे मुड़कर नव्या की तरफ देखने लगा और फोन पर बात करते हुए बोला, क्या तुम सही कह रहे हो? मुझे प्रूफ चाहिए, तभी मैं कुछ एक्शन ले पाऊंगा। तराश ने कॉल कट किया और नव्या के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कि नव्या की शादी चिराग से हुई थी। लेकिन चिराग ने नव्या को मंगलसूत्र के बदले मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट पहनाया था, जो नव्या ने अपने हाथ में पहना था। ये देखकर तराश का पारा चढ़ गया और उसने गुस्से से उस ब्रेसलेट को खींचा, जिसे ब्रेसलेट टूटकर नीचे बिखर गया। नव्या अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? ये मेरी शादी की निशानी थी, तुमने इसे भी तोड़ दिया। तराश ने नव्या के बाल पकड़कर उसे अपने काफी करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी शादी की निशानी तो तब होगी और खबरदार जो तुमने अपनी ये फेक शादी को असली माना तो। फेक शादी, ये सुनकर नव्या के जहन में कई सारे सवाल उठ गए और उसने सवाल किया, फेक शादी मतलब क्या है तुम्हारा? तराश ने नव्या को छोड़ दिया और खुद को शांत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि उस आदमी ने तुमसे असली शादी की है? नव्या अपनी शादी वाला दिन याद करने लगी, जब वो चिराग के फ्लैट में शादी का जोड़ा पहनकर चिराग के आने का इंतजार कर रही थी। फ्लैशबैक, दुल्हन बनकर नव्या चिराग के आने का इंतजार कर रही थी। नव्या दोपहर के 1 बजे के आसपास अपनी माँ की सर्जरी हो जाने के बाद आ गई थी। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन चिराग नहीं आया था, इसलिए नव्या ने चिराग को कॉल मिलाया और चिराग ने कॉल रिसीव करते ही कहा, चिराग, हमें शादी करने मंदिर भी जाना है, तुम कब तक आ जाओगे? इतने में फ्लैट का दरवाज़ा खुला और चिराग अपने साथ अपने कुछ दोस्तों को लेकर आया। नव्या ने चिराग को देखकर कहा, चिराग तुम आ गई, हम मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं, फिर मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वकील को अपने साथ लेकर आया हूँ, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। चिराग ने तुरंत ही कहा, जिसे सुनकर नव्या ने मन ही मन सोचने लगी, कोर्ट मैरिज करनी है और ये भी घर पर, ये क्या बात हुई? ये अजीब नहीं है? नव्या इससे आगे सोच पाती इससे पहले चिराग बोला, ये वकील मेरा दोस्त है, इसलिए हमें हमारी कोर्ट मैरिज करने घर ही आ गया, तो बिना देरी किए शादी करते हैं, फिर तुम्हें अपनी माँ के पास भी तो जाना है। नव्या इस वक्त काफ़ी परेशान थी, इसलिए उसने चिराग के बताए पेपर्स पर साइन किए। फिर कुछ देर चिराग के दोस्त बैठकर चले गए और नव्या उनके जाने के बाद चिराग से बोली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि शादी मंदिर में नहीं कोर्ट मैरिज है, तो मैं ये शादी का लहंगा नहीं पहनती। चिराग ने अपनी जेब से मंगलसूत्र जैसा ब्रेसलेट निकाला और नव्या की कलाई में पहनाते हुए बोला, तो क्या हुआ, शादी तो शादी है और आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। खैर ये सब जाने दो, आज से तुम मेरी बीवी हो, तो अब तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। नव्या की आंखें नम हो गई और उसने कहा, तुम जानती हो ना कि ये हमारी शादी सौदा है, अगर तुमने मुझे पैसे दिए नहीं होते मेरी माँ की ट्रीटमेंट के लिए तो मैं ये शादी नहीं करती। नव्या चिराग से हुई शादी के बारे में सोच रही थी कि तराश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे के बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, हमें शादी करनी है, मेरे पास तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट हैं और मैंने सभी कोर्ट में जमा कर दिए हैं, अब हम शादी करेंगे। नव्या अपने होश में आई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मेरी शादी पहले हो चुकी है। तराश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने गुस्से से नव्या के जबड़े पकड़े और दीवार के सहारे टेक कर दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारी उस शादी को नहीं मानता
और हाँ, ये जान लो तुम्हारी शादी लीगल नहीं है, कोर्ट में रजिस्टर नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी शादी हो चुकी है। अगर तुम अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना होगा। तराश ने भी इस वक्त अपनी ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे सुनने के बाद नव्या की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो बेचारी बनकर उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि तराश दिखने में कोई मामूली इंसान नहीं था। फिर उससे शादी क्यों करना चाहता है? भले ही उसने उसे जुए में जीता था, पर शादी क्यों? वो ऐसे भी तो उसका इस्तेमाल कर सकता था ना। नव्या तराश के पीछे नीचे आई। घर में जितनी चहल पहल थी वो अब नहीं थी। घर में काफ़ी शांति नजर आ रही थी और नव्या घर में रहे काफ़ी लोगों की नज़र अपने ऊपर महसूस कर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। हे भगवान, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। नव्या ये मन ही मन बोल रही थी कि उसे तराश की आवाज़ सुनाई दी। मैं कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूँ। नव्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो न तो अपनी पलकें झपका रही थी और ना ही नॉर्मल थी। वही तराश की डायरेक्ट शादी की बात सुनकर अश्विनी गुस्से से बोली, तराश, तुम पागल तो नहीं हो गए ना? हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये लड़की कौन है और तुम हो कि अब शादी की बात कर रहे हो। मैंने बताया था कि ये लड़की मेरी वाइफ है। इससे आगे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तराश ने रूडली कहा। ये सुनकर अश्विनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि तराश सच में शादी की बात कर रहा था। और तराश की बहन रागनी कल से तराश का बदला रूप देखकर चुप नहीं रह पाई। वो तराश के सामने आकर तराश से बात करती है। तराश, ये क्या कर रहे हो तुम जानते भी हो कि शादी क्या चीज़ है? रागिनी दी, मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस संबंध में सिर्फ नव्या के साथ ही रह सकता हूँ। तराश की बात सुनकर नव्या हैरान रह गई और मन ही मन बोली, इसे तो मेरा नाम तक मालूम है। इसका मतलब ये मुझे अच्छे से जानता है, लेकिन मैं इसे क्यों नहीं जानती? नव्या यही उधेड़-बुन में थी कि रागिनी ने उसे कहा, तराश, कब से जानते हो तुम इस लड़की को? और अगर तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है तो अंतरा से सगाई की बात क्यों की? पहले तो तराश ने नव्या का हाथ पकड़ा और रागिनी के जवाब में बोला, इन सब का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन इतना जान लीजिए, मैं इसे ही अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। तराश की बात पर रागिनी के पास कोई शब्द नहीं थे। वो तो जैसे खामोश सी हो गई और अश्विनी आगे आते हुए बोली, मैं तुम्हारी ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने शादी कर ली फिर भी मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। नो प्रॉब्लम मॉम, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन यही लड़की मेरी वाइफ बनेगी। तराश की बातों में सभी को अच्छे से समझ आ गया था कि तराश अब किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन घर वाले ये भी जानते थे कि तराश की लाइफ में फ़िलहाल कोई लड़की नहीं थी। फिर अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई? खैर, ये सब तो अपनी ही सोच में डूब गए, लेकिन तराश नव्या को लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। नव्या तराश से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं मिला पा रही थी। कहाँ वो पाँच 3 इंच और कहाँ तराश 6-4 इंच का। तराश काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी फिट था। उसके सिक्स पैक तो उसके शर्ट पहनने पर भी उभर कर दिख रहे थे। इतना हैंडसम था वो। नव्या उसके पीछे चलते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी तो हो चुकी है चिराग से। तुमसे किसी ने पूछा नहीं? मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो बस कर रहा हूँ। अब नव्या तराश से तन आ गई थी। पहले उसके साथ ज़बरदस्ती, उसके बाद ये सब अब नव्या से सहन करने के बाहर था। नव्या ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारे पर नाचूंगी। मेरे लिए
किसी गुड़िया से कम नहीं हो तुम। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। प्लीज़ तुम मेरी माँ के पास ले चलो। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। नव्या की आंखों में फिर आंसू आ गए थे। अब तो उसका ऐसा हाल था कि उसकी आंखें लाल और सूज गई थी, जिससे उसकी आंखें बहुत छोटी नजर आ रही थी। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो तो बस पिछले 4 दिन से वही कर रही थी जो कोई भी उसे करने के लिए बोल रहा था। पहले उसका भाई, फिर चिराग, और अब आ गया था उसकी ज़िंदगी में तरास, जो तरास देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। नव्या के लाख बार मना करने के बाद भी तरास उसे लेकर कोर्ट मैरिज आया। तरास ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था और उसका असिस्टेंट अर्नब पहले से यही मौजूद था। उसने सारी तैयारी कर ली थी। अर्नब तरास के पास आकर बोला, सर, आपको पेपर साइन करने हैं और कुछ पिक्चर क्लिक करनी होगी। एक दूसरे के गले में हाथ डालकर तरास कोर्ट में आया। उसने देखा कि कई सारे लोग उसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तरास ने सभी को इग्नोर किया और डेस्क के पास आकर खड़ा हो गया। फिर पेन लेकर बोला, मुझे साइन कहाँ करने हैं। जैसा कि सब कुछ रेडी था, सिर्फ नव्या और तरास के साइन बाकी थे, इसलिए वकील के बताने पर तरास ने साइन कर दिए और उसने पेन नव्या को देकर कहा, चुपचाप साइन करो, वरना अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगी। नव्या इस वक्त जिंदगी के उस मोड़ पर थी, न तो पीछे जा सकती थी और ना ही एक कदम आगे बढ़ सकती थी। वो बीच में ऐसी फंसी थी कि एक मोहरा थी, न खाई में गिर सकती थी और ना ही कुएं में। फिर भी उसे वही करना पड़ा जो तरास ने कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो साइन करते वक्त कुछ सोच नहीं पा रही थी। वो तो बस साइन करके भूत बनकर वहीं खड़ी रही। उसके मन में यही सवाल थे कि तरास के पास उसके डॉक्यूमेंट आए कहाँ से। बस इस सवाल के जवाब ने उसे और परेशान कर दिया। फिर उसने घबराते हुए मन ही मन खुद से बोली, खुद मैरिज तो मैंने चिराग के साथ भी की थी, लेकिन चिराग के पास तो मेरा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था। फिर मेरी शादी चिराग से कैसे हुई होगी। फिर क्या था, उसके मन में उधेड़ बूंद बजने लगी और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या चिराग से हुई मेरी शादी फेक थी। शादी हो जाने के बाद तरास नव्या को लेकर बाहर आया। कार के पास आकर नव्या से बोला, ये है तुम्हारी असली शादी। नव्या चुप थी। उसने तरास को कोई जवाब नहीं दिया और तरास उसके खामोश रहने पर और गुस्से में आ गया। लेकिन इस वक्त वो बाहर था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। इतने में अर्नव तरास के पास आया। फिर बोला, सर, क्या आप आज भी ऑफिस नहीं आएंगे। नहीं, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आने वाला। तुम्हें ही सब कुछ हैंडल करना होगा। तरास एक टेक्सटाइल कंपनी का मालिक था, जिसमें कच्चे माल से लेकर कपड़ों पर डिज़ाइन होते थे। तरास ने इन 2 सालों में अपनी कंपनी को 2 दूसरे नंबर पर लाया था और चंडीगढ़ से सबसे ज़्यादा तराश की TRD कंपनी से माल दिल्ली, मुंबई, कई शहर में सप्लाई होता था और सबसे ज़्यादा TRD कंपनी एक बेहतरीन क्वालिटी के नाम से जानी जाती थी। यही नहीं, तरास के पास सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, कुछ रेस्टोरेंट में शेयर, कुछ मार्केटिंग में शेयर, काफ़ी सारे शेयर उसके पास थे और कई कंपनी के शेयर उसने लिए थे। कुछ मिलाकर वो एक बिजनेसमैन था, जिसके पास सफलता की सीढ़ी थी, जिसके बलबूते पर वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन नव्या उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तरास नव्या को लेकर अपने घर आया। घर में सभी मौजूद थे और सभी के चेहरे से लग रहा था कि सभी तरास से नाराज थे। सबसे ज़्यादा विजय जी। विजय जी आगे आए और तरास से बोले, तरास, तुम्हारे दादाजी को इस बारे में पता चलेगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारी शादी। दादाजी आपके 2 शादी करने से उन्हें बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी एक शादी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये किसने कहा। विजय जी चुप हो गए। उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन विजय जी की बहन अमृता कैसे चुप रह सकती थी। उसने विजय जी की साइड लेते हुए कहा, तरास, ये तुम्हारे पापा है, तुम इनसे कैसे बात कर रहे हो।
तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए। तरास के पीछे नव्या खड़ी थी। उसकी तरफ एक नज़र देखकर गहरी सांस लेता है और मन ही मन बोला, मेरी मजबूरी न होती तो मैं इस लड़की से इस जिंदगी में कभी शादी नहीं करता। मेरा तो बस चलता तो मैं इसे जान से मार देता। तरास की मन की बातों से ही लग रहा था कि तरास नव्या से बेहद नफरत कर रहा था, लेकिन उसकी ऐसी तो क्या मजबूरी थी जिससे उसे नव्या से शादी करनी पड़ी। अमृता तरास के पीछे कुछ भी न बोलने पर उसके तरास से बोलने की हिम्मत आ गई और बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगी। सोचो, अगर दादाजी को तुम्हारी ये शादी के बारे में पता चला, उसके बाद उन्होंने तुम्हें प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया तो। तरास के हाथों की पकड़ नव्या के हाथ पर ढीली पड़ गई। उसने नव्या का हाथ छोड़ा और अमृता के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर अपनी बाहें ऊपर करते हुए बोला, आप अच्छे से जानती हैं कि दादाजी ने गांव की जमीन से लेकर अपनी दौलत सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि हमसे अपना घर भी जाने वाला था, लेकिन मेरी बदौलत सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, यहाँ तक कि गांव की जमीन से लेकर हर चीज। फिर कैसे दादाजी मुझे अपनी ही प्रॉपर्टी से बेदखल करेंगे? अमृता के पास अब एक लफ्ज नहीं था बोलने के लिए। वो तो हक्की बक्की रह गई थी कि तरास इतना बोल रहा है, क्योंकि आज से पहले तरास ने इस लहजे में किसी से बात नहीं की थी और नव्या तरास के हर एक शब्दों को गौर से सुन रही थी। उसने तरास के बोलने के तरीके से पता लग गया था कि तरास कितना घमंडी है। फिर तरास सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन अगले ही पर रुककर नव्या की तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तरास अपने कमरे में जा चुका था और नव्या वहीं खड़ी थी और अश्विनी तरास के जाने के बाद गुस्से से नव्या के पास आई और नव्या से बोली, क्या पिला दिया है तूने जिससे मेरा बेटे ने हम सब के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर ली? नव्या को अश्विनी की बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। वो अपनी नज़र नीचे झुकाए खामोश खड़ी रही और अश्विनी अमृता से बोली, अमृता, मुझे यही लगता है कि इस लड़की ने मेरे बेटे पर काला जादू किया है। अमृता सभी के सामने अश्विनी के ये कहने पर कुछ नहीं कह पाई और अमृता की बेटी अंकिता ने अपनी माँ से कुछ न कहने को इशारा किया, जिसे अंकिता चुप रही। वही नव्या ने यहाँ पूरा घर नहीं देखा था, फिर किचन कहाँ है ये उसे कैसे पता होगा। लेकिन इतने में एक सर्वेंट नव्या के पास आकर बोली, आपको मेरे साथ किचन में चलना होगा। नव्या वैसे तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी, इसलिए तुरंत ही सर्वेंट के साथ किचन में चली गई। उसने देखा कि काफ़ी बड़ा था किचन। किचन को देखकर नव्या मन ही मन बोली, इतना बड़ा किचन, ऊपर से उसका कमरा इस किचन से भी बड़ा, फिर ये पूरा घर कितना बड़ा होगा। नव्या इसी सोच में थी कि सर्वेंट ने किचन स्लैब पर चीनी, दूध और कॉफ़ी रखकर कहा, मैम, ये रही कॉफ़ी बनाने का सामान, लेकिन याद रखिए 1 चम्मच कॉफ़ी और 2 चम्मच चीनी डालना और दूध ये पूरा कप डाल देना। सर को ऐसे ही कॉफ़ी पसंद है। नव्या ने सर्वेंट के बताए मुताबिक कॉफ़ी बनाई और ट्रे में रख कर बाहर आई। उसने देखा कि अमृता और अश्विनी वहीं खड़े खड़े हैं। ये देखकर नव्या ने मन ही मन घबराते हुए कहा, अब ये मुझे कहीं रोक न दे। नव्या ने जैसा सोचा वो नहीं हुआ, लेकिन नव्या के जाने के बाद अश्विनी ने अमृता से कहा, इस लड़की को मैं अपने तरास की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी। अमृता अपने मन में कुछ और ही प्लान बना रही थी। उसके मन में यही सब चल रहा था कि तरास ने अगर इस लड़की से शादी की है तो ज़रूर कोई बड़ी वजह रही होगी।